एवं टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज मकर संक्रांति पर सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम जो इलेक्ट्रिशियन के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको आज हम टेस्ट के रूप में सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पॉलीफेज मोटर पर भार दिया जाता है तब क्या होता है। जब एक पॉलीफेज मोटर है उस पर क्या करेंगे, एक लोड दिया जाता है तो क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, रोटर में प्रेरित ईएमएफ में वृद्धि व फ्रीक्वेंसी में कमी होगी, या रोटर प्रेरित ईएमएफ में वृद्धि व फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होगी। सी है, रोटर प्रेरित ईएमएफ नियत रहता है, या रोटर प्रेरित ईएमएफ में कमी व फ्रीक्वेंसी में वृद्धि। तो हमेशा ध्यान रखें, जब पॉलीफेज प्रेरण मोटर पर लोड दिया जाता है तो लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, लोड करंट का मान बढ़ जाता है। तो लोड करंट का मान बढ़ने पर क्या होता है, जब रोटर होता है उसमें जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो क्या करता है, वृद्धि करने लगता है। और जब वो वृद्धि करने लगता है तब क्या होता है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि होती है। तो क्या होगा, जब एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर में भार दिया जाता है तो क्या होता है, रोटर में प्रेरित ईएमएफ में वृद्धि और फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि होगी। ये हमेशा ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिपल्सन मोटर के साथ उपलब्ध है। जो रिपल्सन मोटर होती है वो के साथ उपलब्ध है। तो इसमें बताना है, जो रिपल्सन मोटरें होती है, जो रिपल्सन मोटर होती है, जो प्रतिकर्षण मोटरें होती है, जो प्रतिकर्षण मोटरें होती हैं के साथ उपलब्ध होती है। ये बताना है, जो मोटरें होती है वो के साथ किसके साथ उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन देखिए, कम्यूटेटर के साथ होती है, या कैपेसिटर के साथ होती है, या सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ होती है, या फिर केज रोटर के साथ होती है। जो रिपल्सन मोटरें होती हैं उसमें कैपेसिटर प्रयोग नहीं होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी उपयोग नहीं होता है, और केज टाइप रोटर भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो रिपल्सन मोटर के साथ उपलब्ध होता है वो होता है कम्यूटेटर। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड ऑफ द करेक्ट मैच, सही को चुनना है। तो देखिए, हाइडल पावर जो पावर प्लांट सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें देखिए जो थर्मल पावर प्लांट सिस्टम होता है उसमें देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम होता है उसमें देखिए क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, हाइडल जो पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है स्पिलवे, उसमें स्पिलवे प्रयोग किया जाता है। और जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें क्या किया जाता है प्रयोग, उसमें किया जाता है इकोनोमाइजर प्रयोग किया जाता है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है मोडोरेटर प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, जो हाइडल जो पावर प्लांट सिस्टम है उसमें जो स्लिप वे जो स्पिल वे है, जो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में देखिए थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड है। और देखिए, जो थर्मल पावर जो प्लांट सिस्टम है उसमें जो है इकोनोमाइजर है, वो देखिए कौन से में है, बी फर्स्ट में है। और सी ही देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें मॉडरेटर। तो इसमें राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर का कान से कान तक प्रतिरोध कितना होता है। तो ये बताना है, जब मानव शरीर का जो कान से कान प्रतिरोध को इंक्लूड किया जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है, 400 ओम होता है, या फिर 650 ओम होता है, या फिर 100 ओम होता है, या फिर 1 किलो ओम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मानव शरीर का कान से कान प्रतिरोध होता है वो होता है 100 ओम, 100 ओम होता है। और जो मानव शरीर की जो शुष्क बॉडी होती है उसका कितना प्रतिरोध होता है, उसका प्रतिरोध होता है तो 1 लाख ओम। और जो स्वस्थ मानव शरीर होता है उसका जो प्रतिरोध कितना होता है, उसका होता है 1 किलो ओम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर वाइंडिंग में पोलों की संख्या क्या होती है। यह बताना है कि जब 3 फेज प्रेरण मोटर है उसके जो रोटर में पोल की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, नंबर ऑफ पोल ऑन रोटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। तो ऑप्शन देखिए, ए 0, बी है लेस देन स्टेटर पोलों से कम, या इक्वल टू स्टेटर पोल या स्टेटर पोलों की संख्या के बराबर, या मोर देन स्टेटर पोल से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्वल टू स्टेटर पोल। तो हमेशा ध्यान रखें, जो 3 फेज जो प्रेरण मोटर की जो रोटर वाइंडिंग होती है वो हमेशा पोलों की संख्या उसके बराबर ही
स्टेटर में पोलों की संख्या के बराबर ही होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोम, रेत आदि के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग को कहा जाता है। जब कंबल के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग किया जाता है तो उसे बोला जाता है स्टार्विंग, कूलिंग, स्प्रे वाटर या फिर स्मूथरिंग। तो हमेशा ध्यान रखें, कंबल के द्वारा जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग किया जाता है उसे बोला जाता है स्मूथरिंग। और जो कूलिंग किया जाता है, कूलिंग का मतलब होता है ठंडेपन से आग को बुझाना। और स्टार्विंग का मतलब होता है भूख। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख। और जो स्पेयर वाटर होता है, ये एक प्रकार का पानी होता है, उसे हम नहीं कहेंगे। तो जो कंबल के द्वारा जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग किया जाता है उस क्रिया को बोला जाता है स्मूथरिंग। तो हमेशा ध्यान रखें, स्मूथरिंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओम के नियम के अनुसार, जो ओम के नियम के लिए क्या शर्त है ये बताना है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ओम्स लॉ। तो जो ऑप्शन ए के कांस्टेंट करंट होगा या कांस्टेंट वोल्टेज होगा या कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा या कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। जो ओम के नियम के लिए क्या शर्त है, तो ओम के नियम के लिए जो शर्त है, जो ओम का लॉ है, वो है जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, टेम्परेचर, ताप दाब जैसे प्रेशर को नियत रखा जाए, तब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब ये कोई चालक है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये क्या है, ओम्स लॉ। तो इसके लिए शर्त क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, दाब कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये भौतिक अवस्थाएं होती है, इसकी क्या होती है, फिजिकल अवस्था होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव होगा। तो आवेशित जो खोखला गोला है उसके अंदर विभव होगा। तो ऑप्शन देखिए, 0 होगा, सेम एज ऑन सरफेस के बराबर होगा, या लेस देन सरफेस होगा, या फिर ग्रेटर देन सरफेस होगा। तो बताइए, कम होगा या ज़्यादा होगा, 0 होगा या सेम सरफेस के बराबर होगा। तो जो आवेशित खोखला गोला होता है, जो आवेशित एक खोखला गोला है, तो खोखले गोले के जो आवेशित है तो उसका जो संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही रहता है। खोखले गोले का संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही रहता है। और जो खोखले गोले के अंदर जो आवेश का मान होता है वो 0 होता है। लेकिन हमें बताना है अंदर विभव का मान कितना होगा, जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, सेम एज ऑन सरफेस के बराबर ही विभव का मान अंदर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये बताना है। तो इसमें बता रहा है 100% ऑफ फुल टॉर्क के बराबर होगा, या 50% फुल टॉर्क के बराबर होगा, 200% फुल टॉर्क के बराबर होगा, या 300% फुल टॉर्क के बराबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर होती है, जो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है 300%। फुल टॉर्क का 300% होता है। जब इसमें जो इस कैपेसिटर में जो स्टार्ट कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। और जो रन कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर होता है पेपर कैपेसिटर होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह फुल टॉर्क का 300% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक केबल कोड जो AYFY है, तो इसकी कोर किस धातु की है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो AFY ये क्या है, एक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। तो ये होता है अलग से। जो इसके जो आगे जो
जो वर्ण दिया जाता है, जो कोड दिया जाता है, वो क्या इंगित करता है? वो करता है किस धातु का बना हुआ है। तो देखते हैं, जो ए है, जो केबल का कोड YAAYFY है, तो इसकी कोर किस धातु की बनी हुई है? तो ए का जो कोड का जो मान होगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, टिन। तो इसमें ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम से बना होता है। यदि हमें ए नहीं दिया हुआ है, यदि वाई एफ और वाई दे रखा है, सिंपल YFY दे रखा है, तो इसका जो कोर बनी होगी वो धातु की बनी होगी कॉपर की, वो बनी होगी कॉपर की। तो अभी इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा AYFY का जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 400 kVA 11 kV ऑब्लिक 433 वोल्ट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी करंट का मान होगा। तो इसमें बताना है, जो 400 kVA का एक ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उस पर जो प्राइमरी है वोल्टेज वो है 11 kV और सेकेंडरी वोल्टेज है वो है 433 वोल्टेज। तो ट्रांसमिशन पर सेकेंडरी करंट कितना होगा? तो जब देखेंगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 400 kVA, तो इसे 1000 से इंटू करेंगे, वोल्टेज में चेंज करेंगे, और ओब्लिक ये एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है जो आउटपुट में 400 साढ़े 420 430 वोल्टेज देता है। तो इसे √3 इंटू 433 वोल्ट से इसे डिवाइड करेंगे। तब इन्हें डिवाइड करेंगे जब √3 का मान रखने पर 1.32, √3 का मान रखने पर इसको जब 433 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका जो मान लगभग होगा वो होगा 750 वोल्ट। क्या होगा? 750 वोल्ट। जब हम 400 इंटू 1000 से जब इसे 450 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? अब देखिए, इसे डिवाइड कर लेते हैं तो इसे 25 और जो होगा ये होगा 25 और 25 16 बार से ये डिवाइड हो जाएगा। और जब इसे 160, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार डिवाइड करने पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 533 एम्पियर। कितना करंट होगा? 533। आप सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से भी दिखाया गया है। इस प्रकार से इसे 400 kVA को 1000 से मल्टीप्लाई करें और इसे 1.732 इंटू 433 से मल्टीप्लाई करके इसमें भाग दे दे तो हमें प्राप्त होगा 533 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो चोक होती है वह धारा नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो चोक होती है वो धारा नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो चोक इज यूज्ड फॉर करंट लिमिट इन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो चोक होती है वो किसको धारा को नियंत्रित करती है? ओनली फॉर AC करंट, ओनली फॉर DC करंट, AC एंड DC बीन बोथ, या आइदर AC और DC सर्किट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो चोक जब धारा नियंत्रित करती है वो करती है AC की। हमेशा ध्यान रखिए, जो AC सर्किट की क्या करती है, ये क्या करती है, चोक क्या करती है, कंट्रोल करती है। जब देखेंगे धारा नियंत्रित करती है तो ये XL होता है, तो 2πfL होता है। जब हम DC में देखेंगे XL बराबर 2πf और L। जब फ्रीक्वेंसी का मान DC में 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये धारा को नियंत्रित नहीं करेगा। तो इसमें जो क्या होगा, ये किसकी धारा को नियंत्रित करेगा, ये DC की धारा को, ये AC की धारा को नियंत्रित करता है। हमेशा ध्यान रखें, AC की धारा को नियंत्रित करता है चोक।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, लंबाई को नियत रखते हुए तार का व्यास दुगना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध होगा। यदि हम जब रेजिस्टेंस होता है वो होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब देखेंगे जब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब होता है डी। जब ये व्यास होता है, जब व्यास में डबल त्रिज्या होती है आर और आर, तो ये किससे बना होता है 2r से। जब हम व्यास डबल करेंगे तो जब r का मान कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इसकी जो r होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। तो 4 गुना इसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जब 4 गुना क्षेत्रफल होगा तब देखिए, जब लंबाई कांस्टेंट है और क्षेत्रफल 4 गुना हो गया है, तो जब रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, ये बताना है। तो रेजिस्टेंस का मान होगा 1/4 ओम, 1/4 होगा। इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/4 होगा। इसे 0.25 भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, हमेशा ध्यान रखिए 0.25 भी दिया जा सकता है। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से हम और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।